हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज हम फिर आ गए हैं कक्षा 10 की विज्ञान पर, है ना। बात कर रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान की, है ना। चैप्टर नंबर है 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना। इस चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट क्लास में इसके लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी, किसकी। लेक्चर नंबर 1 में बात की थी हमने डोब्राइनर के ट्रिक की, साथ ही साथ न्यूलैंड के अष्टक नियम की। आज का टॉपिक, जिससे अगर इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आए तो इसी टॉपिक से आता है, जिसका नाम है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। भाई तुम बायोलॉजी में पढ़ते हो मेंडल, ये मेंडल नहीं है, मेंडलीफ है। इसने अपनी आवर्त सारणी दी थी, क्या बेस था, क्या क्या चीजें थी, है ना। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भाई मेंडलीफ, ऐसा बोला जाता है कि भाई न्यूलैंड ने जब प्रयोग किया उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, लेकिन जो सुव्यवस्थित प्रयोग किया वो किसने किया, मेंडलीफ ने। तो सुव्यवस्थित प्रयोग इसने किया था, है ना। दूसरी बात जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में हमें ध्यान रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मेंडलीफ प्रयोग कर रहे थे तब 63 तत्व ज्ञात थे। भाई जब मेंडलीफ प्रयोग कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तब 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने इन 63 तत्वों को, यानी सभी तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दे दिया, है ना। सभी तत्वों को, इन सभी तत्वों को, जो 63 तत्व ज्ञात थे, इन सभी तत्वों को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान मिला। आवर्त सारणी में स्थान मिला। भाई जैसे अगर हम बात करें डोब्राइनर की, तो डोब्राइनर ने जब नियम दिया तब सिर्फ 3 ही तरीके, यानी सिर्फ 9 तत्वों को ही स्थान मिल सका। अगर हम बात करें न्यूलैंड की, तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, 20 तक ही लागू हुआ, यानी कैल्शियम तक ही लागू हुआ, है ना। लेकिन अगर हम बात करें मेंडलीफ की, तो जब मेंडलीफ प्रयोग कर रहे थे तब 63 तत्व ज्ञात थे, और इन 63 ही तत्वों को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, अगली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि इनके जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या था। तो मेंडलीफ के वर्गीकरण का आधार भी परमाणु भार था, है ना। वर्गीकरण का आधार क्या था बेटा, परमाणु भार। किसके वर्गीकरण का आधार, मेंडलीफ के वर्गीकरण का आधार। ये तो बेसिक चीजें हो गई। जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो भाई हमने कहा कि मेंडलीफ के टाइम पे 63 तत्व ज्ञात थे, है ना। 63 एलिमेंट्स हमें ज्ञात थे। तो क्या मेंडलीफ को सपना आया कि हाँ भाई 63 तत्व हैं, परमाणु भार के अकॉर्डिंग इनको जमा देते? नहीं, मेंडलीफ ने क्या किया, इन तत्वों के गुण जानने के लिए, है ना, या कोई समानता है उन गुणों में, क्या कोई समानता रखते हैं या कुछ इस प्रकार से होता है, इस चीज को जानने के लिए मेंडलीफ ने 63 कार्ड लिए, है ना। 63 कार्ड लिए। अब हर कार्ड पे तत्वों के गुण लिख दिए। अब तत्वों के जो रासायनिक गुण जानने के लिए, भाई किस तत्व के रासायनिक गुण कैसे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, चौथे चैप्टर में भी, कि भाई किसी तत्व के आपको रासायनिक गुण जानने हैं तो आपको उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अंदर के गुण है अपने आप पता नहीं चलेंगे। किसी इंसान के अंदर के गुण कब पता चलते हैं, जब हम उस इंसान के साथ रहते हैं। तो मेंडलीफ ने भी जब रासायनिक गुण जानने के लिए क्या किया, तत्वों की रिएक्शन करवाई, और रासायनिक गुण जानने के लिए जो रिएक्शन का जो आधार लिया, वो क्या लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से किस प्रकार तत्व अभिक्रिया करते हैं,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से किस प्रकार तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उस आधार पर उसके रासायनिक गुण निर्धारित किए। मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिए? 63 एलिमेंट्स थे, कोई और भी तो ले सकते थे ना। तो भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों लिए? तो उसका रीजन क्या था बेटा? उसका रीजन था कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते थे। तो इसीलिए रासायनिक गुण जानने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक गुण देखे, और जो भी तत्वों के फिजिकल गुण है, भौतिक गुण है, भौतिक गुण तो दिखते हैं, आपको पता है ना, और रासायनिक गुण इसने रिएक्ट के आधार पे, तो उसे भौतिक गुण और रासायनिक गुण पता चल गए हम तत्वों के। अब इन 63 कार्ड पे इन्होंने गुण लिखे, है ना। जैसे मान लो ये कार्ड है, इस कार्ड पे ऑक्सीजन के गुण लिखे, है ना, भौतिक हो चाहे रासायनिक हो। इस पे हाइड्रोजन के लिखे, इस पे नाइट्रोजन के लिखे, इस पे सल्फर के लिखे। ऐसे 63 तत्व थे और 63 कार्ड थे, सब पे इनके गुण लिख लिए। फिर क्या किया उन्होंने कि एक जैसे गुण वाले या गुणों में समानता वाले तत्वों के कार्ड को एक साथ रखा, है ना। क्या किया? एक जैसे गुण वाले चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, तो एक जैसे गुण वाले तत्वों को साथ रखा, है ना। अब मान लो दो तत्व ऐसे जिनके गुण साथ एक जैसे है ना, तो उसको उन्होंने क्या कर लिया? साथ में रखा। और फिर उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात देखी। क्या थी वो बात? उन्होंने देखा कि जब मैंने तत्वों को, अभी उनको नहीं पता है कि मेरे वर्गीकरण का आधार क्या होगा, उन्होंने सिर्फ क्या किया? तत्वों के रासायनिक गुण जानने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के हिसाब से देखा। भौतिक गुण उन्हें दिख रहे थे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण हर 63 तत्व है, हर तत्व के एक एक कार्ड पे रखे। और फिर क्या किया कि वो जो कार्ड थे उसमें एक जैसे गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा। उन्होंने आश्चर्यजनक बात देखी कि भाई ये तो इसी प्रकार तत्व व्यवस्थित हो गए हैं। अगर मैं तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाऊं, यानी कम परमाणु भार वाला पहले, फिर उससे अधिक वाला बाद में, और इस प्रकार अगर मैं तत्वों को जमाऊं, तब इसी प्रकार का हमें एक क्या होता है? चीज मिलती है। तो ये चीज देखकर इन्होंने अपना एक नियम दिया जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम कोई बता सकता है मुझे? क्या है मेंडलीफ का आवर्त नियम? भाई क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, और बेटा यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए, ठीक है। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या बोलता है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अभी बताऊंगी आवर्ती फलन का क्या मतलब होता है। एक बार गुण नियम लिखते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब मैम ये आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? तो जैसे आपने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा, न्यूलैंड के अष्टक नियम में हमने क्या पढ़ा कि तत्वों को जब हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाएं तो हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से मिलता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम यही बोलता है ना कि जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाएं तो पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से, दूसरे का 9वें तत्व से, इस प्रकार मिलता है। यही बोला था। अब मेंडलीफ ने क्या बोला कि भाई परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा रहे हैं तो हमारे गुण रिपीट तो हो रहे हैं, या एक जैसे तो हो रहे हैं, या कुछ न कुछ सिमिलरिटी तो दिखा रहे हैं, लेकिन एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के
बाद। और यही इनका नियम है। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन। आपने पढ़ा होगा ना आवर्ती गति, जैसे झूले की गति आवर्ती गति होती है, क्योंकि उसका क्या होता है, स्थान का रिपीटेशन होता है, आगे गया पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया। तो आवर्ती का मतलब है रिपीटेशन, है ना। किसके, परमाणु भार के, एक निश्चित परमाणु भार के बाद, है ना, क्या हो रहा है, या एक निश्चित अंतराल के बाद, अगर हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा रहे हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुण रिपीट हो रहे हैं, या गुणों में कोई समानता दिख रही है, या तो जैसे ऊपर से नीचे गए तो कुछ गुण बढ़ रहे होंगे या कुछ गुण घट रहे होंगे, या इस तरह की समानता हमें देखने को मिलती। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या बोलता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के। आवर्ती फलन का मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीटेशन कहीं ना कहीं गुणों का हो रहा। ठीक है, चलिए अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषता थी। क्या विशेषता थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है उसमें हमने जो कॉलम है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, कॉलम या ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो है ना, कॉलम को या ऊर्ध्वाधर स्तंभ को उसने समूह कहा या वर्ग कहा। और ध्यान देना बच्चों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह या वर्ग थे। कितने, 8, कितने, तो 8। क्या, समूह या वर्ग, कॉलम, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कॉलम 1 से 7, कॉलम 1 से 7, तो ये जो कॉलम 1 से 7 है ना, वो 2 ग्रुप में विभाजित थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आप आपके एनसीईआरटी बुक में मेंडलीव की आवर्त सारणी खोल के देखना, जो समूह है, तो कॉलम 1 से 7 जो थे वो 2 ग्रुप ए और बी में विभाजित थे। लेकिन अगर हम बात करें 8वें समूह की, तो इसमें 3 तत्व थे, है ना, 3 तत्व इधर इधर इधर। 8वें समूह में कुल 9 तत्व थे। ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, कितने समूह थे, है ना, इस तरह से। और इसी मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां थी उन्हें हम आवर्त कहते हैं, है ना। जल्दी से एक बार इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, है ना, यहीं पे लिख लो। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्ति थी उसे क्या कहा, आवर्त कहा, है ना। और अगर हम हमारे 10th की एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 6 आवर्त दे रखे हैं। वैसे बहुत सारी बुक में 7 दे रखा है, कहीं 12 दे रखा है, कंफ्यूजन ही रहा है। तुम्हारी अगर हम 10th की एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 6 आवर्त दे रखे, और आवर्त संख्या 4, 5 और 6 दो भागों में डिवाइडेड है। ऊपर भी तत्व है, नीचे भी तत्व है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जिसको ये नहीं दिख रहा है क्षैतिज पंक्ति वाला, है ना, मैं अगले पेज पे फिर लिख रही हूं। है ना, क्षैतिज पंक्ति, इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा, आवर्त कहा। हमारे 10 की एनसीईआरटी में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें 6 आवर्त दे रखे हैं, उसमें चौथा, 5वां और 6ठा आवर्त दो भागों में डिवाइडेड है, ऊपर नीचे दोनों तरफ तत्व, है ना। ये उसकी दूसरी विशेषता होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता या लाभ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी ने, अब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़ी है। उसने सोचा कि हो सकता है अभी तरह से तत्व ज्ञात है, बाद में भी कुछ तत्व हो सकता है ज्ञात हो, तो उन तत्वों के लिए उसने जगह छोड़ी है ना। तो भाई भविष्य में कुछ तत्व खोजे जा सकते हैं, भविष्य में कुछ तत्व खोजे जा सकते हैं। इस आधार पर क्या किया उसने, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा। ठीक है, और
जैसे उसने कुछ तत्वों के बारे में भी जाना और कहा कि भाई कुछ तत्व ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ दूसरे तत्वों से समानता रखते होंगे। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से समानता रखने वाला कोई तत्व होगा, उसको इन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। संस्कृत का वर्ड एका लगा दिया और कहा कि भाई भविष्य में हो सकता है एल्यूमिनियम जैसी समानता रखने वाला कोई तत्व हो, और उसका नाम इन्होंने क्या दिया, एका एल्यूमिनियम। ठीक है। सिमिलरली सिलिकॉन से समानता रखने वाला कोई तत्व पैदा हो सकता है, आ सकता है ना। पैदा तो क्या होगा, मतलब मिलेगा। तो सिलिकॉन से समानता रखने वाला तत्व एका सिलिकॉन। बाद में जर्मेनियम की खोज हुई थी, है ना, सिलिकॉन। बाद में जर्मेनियम की खोज हुई थी जिसके गुण सिलिकॉन जैसे थे। परमाणु भार लगभग समान था। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड जो बनाता था उसका सूत्र समान था। सिमिलरली एल्यूमिनियम से समानता रखने वाला तत्व गैलियम था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, है ना। तो इससे समानता रखने वाला आपका गैलियम था, है ना। बाद में गैलियम की खोज हुई थी और इससे समानता रखने वाला जर्मेनियम था। तो तीन गुण तो ये हो गए। अगली क्या बात हो गई भाई, क्यों इंपॉर्टेंट थी भाई इसकी सारणी। तो चौथी जो विशेषता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी की, वो क्या है कि भाई बाद में खोज हुई थी उत्कृष्ट गैसों की। उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें, है ना, इनर्ट गैस की खोज हुई थी भाई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आराम से उत्कृष्ट गैसों को बिना किसी तत्व की जगह छेड़छाड़ किए स्थान दिया जा सकता था। भाई किसी भी तत्व की स्थिति बदलने की जरूरत नहीं थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अलग से कॉलम देके इन उत्कृष्ट गैसों को स्थान दिया जा सकता था। ये भी मेंडलीफ की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये तो थे आपकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं बोलो, लाभ बोलो, जो भी आप बोलना चाहो। अब भाई मेंडलीफ की आवर्त सारणी की हम भाई आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज की तारीख में हम मोजले की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी हुई है, मोजले के द्वारा। भाई मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दोष होंगे, क्या थे वो दोष, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वो सोडियम की तरह, है ना, सोडियम की तरह, क्षारीय धातु की तरह, है ना, इस क्षारीय धातु की तरह क्रिया करके, है ना, H2O बनाता है। जैसे सोडियम क्या बनाता है, Na2O बनाता है, वैसे H2O बनाता है। तो सोडियम के गुण इनकी तरह भी है, और ये हाइड्रोजन के गुण सोडियम की तरह भी है, या सोडियम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरह भी है। सिमिलरली हाइड्रोजन हेलोजन की तरह, हेलोजन का मतलब क्या हुआ बेटा, तो हेलोजन का मतलब हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। हेलोजन की तरह ही भाई हेलोजन से रिएक्ट करता है, HCl बनाया, है ना, या हेलोजन की तरह ही द्विपरमाणुवीय अणु बनाता है। मतलब जैसे क्लोरीन क्या है, Cl2, 2 क्लोरीन, द्विपरमाणुवीय अणु। सिमिलरली हाइड्रोजन भी बनाता है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, सहसंयोजक बंध भी बनाता है। तो भाई हाइड्रोजन के गुण इसकी तरह भी है, इसकी भी तरह भी है। तो हाइड्रोजन की स्थिति जो है वो अनिश्चित है ना। तो हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बता पाए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है वो हुए समस्थानिक की खोज। किसी को पता है समस्थानिक क्या होते हैं? तो भाई समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग। जैसे हम बात करें क्लोरीन की, प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। क्लोरीन 35, मतलब एक क्लोरीन ऐसा जिसका परमाणु भार 35 है, और दूसरा क्लोरीन 37, मतलब एक क्लोरीन ऐसा है जिसके परमाणु भार 37 है ना। कार्बन के 3 समस्थानिक इंपॉर्टेंट जो मेन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना। तो भाई ये समस्थानिक में क्या बोला कि परमाणु क्रमांक तो समान है,
लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। अब भाई क्या आवर्त सारणी में क्लोरीन को मैं 2 स्थान दूंगी, क्योंकि हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या बोला कि इसके जो वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु भार हैं। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा है। अब क्लोरीन के 2 परमाणु भार हैं, एक क्लोरीन 35 वाले में भी मिल रहा है, 37 वाले में मिल रहा है, तो क्या क्लोरीन को आवर्त सारणी में 2 जगह दें, कार्बन को 3 जगह दें, हाइड्रोजन को 3 जगह दें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इतनी सारी जगह दें? तो ये तो हमारी आवर्त सारणी सिंपल होने की जगह और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो समस्थानी की खोज के बाद आवर्त सारणी में हम कैसे चीजों को मैनेज करें, ये भी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को हमने क्या किया, कट ऑफ किया और हम आगे बढ़े मोजले की आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताओ बेटा, आपका ये जो आप लिखते हो ना, मुझे बहुत जोश मिलता है, मुझे करेज मिलता है कि हाँ मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाना है। तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहो। जब भी आप वीडियो देखो, आज देखो, कल देखो, जब भी देखो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपको लगता है कि मैम आप ये चेंज करो, तो मुझे वो भी बताओ ताकि मुझे आइडिया लगेगा। और क्लास को शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।